हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे अपनी मल्हार हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के प्रश्न उत्तर। तो आपको मैंने बताया था कि इसका ऑलरेडी हम भाग 1 और भाग 2 व्याख्या और शब्दार्थ कर चुके हैं। ये जो पाठ है ये एक यात्रा वृतांत है, अर्थात जो लेखक हैं, लेखक कौन है इसके, रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर जी ने जो एक यात्रा पर गए थे, जो दिल्ली से शुरू होके नरोबी से होते हुए मॉरिशस तक गए थे। तो उन्होंने जो भी अपनी यात्रा में देखा वो सब इस पाठ में बयां किया है। तो हिंद महासागर जो कि इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में हिंद महासागर में एक छोटा सा हिंदुस्तान मॉरिशस को बोला गया है, जहां पर भारतीय संस्कृति जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो इस पाठ के आज हमने करने हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पाठ आपको मैंने भाग 1 और भाग 2 में व्याख्या और प्रश्न उत्तर के साथ समझाया है। तो अगर आपने अभी तक भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, ताकि आप प्रश्न उत्तर जो है वो बहुत ही आसानी से समझ पाए और कर पाए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। इसके प्रश्न उत्तर पाठ से। आइए अब हम इस पाठ को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे की दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। आइए इन गतिविधियों को पूरा करते हैं। पहला प्रश्न है मेरी समझ से, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसको ढूंढकर उसके आगे, करेक्ट आंसर के आगे हमें तारा बनाना है। हिरन समूह में क्यों खड़े थे? भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। वे भाग चुके हिरनों के लौटने की प्रतीक्षा में थे। वे बीच खड़े असावधान जिराफ की रक्षा कर रहे थे। सिंह उनसे उदासीन थे, अतः उन्हें कोई खतरा नहीं था। तो इसका सही उत्तर क्या है कि भागने पर उन्हें सिंह के आक्रमण का डर था। अगर वो भागते तो इसलिए उनको डर था, अगर वो भागते वहां से, कि उनपे जो है शेर आक्रमण कर सकते थे, इसलिए वो वहां से जो है वो समूह में ग्रुप बनाकर खड़े हुए थे। मॉरिशस छोटे पैमाने पर भारतवर्ष ही है, कैसे? गन्ने की खेती अधिकतर भारतीयों द्वारा की जाती है। अधिकतर जनसंख्या भारत से जाने वालों की है। सभी भारतवासी परी तालाब पर एकत्रित होते हैं, या भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां दिखाई देती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत की बहुत सी विशेषताएं वहां पर हमें जो है वो दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से हम इनके आगे तारा बनाएंगे। अगला प्रश्न है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। भारत में बैठे बैठे हम यह नहीं समझ पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है, किंतु मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति की प्राणवता और ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो पाठ पढ़ाते वक्त भी आपको समझाया था कि यहाँ पे हिंद महासागर का छोटा सा हिंदुस्तान कौन सी जगह किसको बोला गया है, मॉरिशस को बोला गया है। और मॉरिशस, वो ये बता रहे हैं कि मॉरिशस में जो भारतीय संस्कृति है वो ही फॉलो करते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पे भारत के लोग भी हैं और वहाँ पे ये त्योहार, गली मोहल्लों के नाम भी जो हैं वो भारत से रिलेटेड ही हैं। तो भारत में बैठे बैठे हम नहीं समझ सकते ये कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी प्राणवत, कितनी ताकतवर है, कितनी ज्यादा लंबी है, कितनी ज्यादा उस जो है वो लंबी है। ठीक है, और कितनी ताकतवर है। किंतु जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जैसे मॉरिशस गए, तो वहां हमें अपनी संस्कृति का पता लगता है कि यहाँ पे सारे लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी भारत की संस्कृति कितनी ज्यादा ताकतवर है और फैली हुई है। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारत में रहते हुए हम अपनी संस्कृति का महत्व नहीं समझ पाते, हमें इसकी इम्पोर्टेंस और इसका महत्व नहीं समझ आता, कल्चर। लेकिन जब भारत
से बाहर जाते हैं और देखते हैं कि भारतीय संस्कृति कितनी ताकतवर है, तो हमें उसकी महत्वता का अनुभव होता है। तो जब हम बाहर जाते हैं, भारत से बाहर जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारी जो संस्कृति है वो कितनी ताकतवर है, और इसकी इम्पोर्टेंस हमें तब समझ आती है, तब अनुभव होता है। तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे। पंक्तियों पर चर्चा। अगला प्रश्न सोच विचार के लिए, इस यात्रा वृत्तांत को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। नैरोबी का नेशनल पार्क चिड़ियाघर नहीं है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है? तो आपको ये बताना है कि नैरोबी का जो ये लाइन दी थी ना पाठ में कि नैरोबी का नेशनल पार्क जो है वो चिड़ियाघर नहीं है, तो नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में अंतर होता क्या है? देखिए, नेशनल पार्क में जानवरों को खुले में रखा जाता है और वह एक प्राकृतिक स्थान है। ठीक है, नेशनल पार्क में जो जानवर होते हैं ना वो खुले में होते हैं, उनको बांध के नहीं रखा जाता, या एक जगह पर जैसे कहते हैं ना डिवीजन नहीं बना रखी होती, या कोई लकीरें नहीं खींच रखी होती, या कोई रस्सियां नहीं बंधी होती। जबकि चिड़ियाघर में जानवरों को बाड़ों में रखा जाता है, मतलब पिंजरों में रखा जाता है, और एक स्पेस होता है उनका अपना अलग सा बना देते हैं, और सीमित होती है, सीमित स्थान होता है, जो कि सीमित स्थान होता है। ठीक है, तो नेशनल पार्क जो है जानवरों को खुले में रखा जाता है, और चिड़ियाघर में जानवरों को पिंजरों में रखा जाता है। ये मेन डिफरेंस है इसमें। ठीक है, हम लोग पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझे गए। पेड़ पौधे और खरपात यानी घास फूस। तो लेखक ने ये जो पंक्ति है ये क्यों बोली थी? वह कौन थे जिन्होंने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधों और खरपात से भी बदतर समझ लिया था? वो सींग थे, क्योंकि वो जब शेरों को देखने गए, जब सींग देखने गए, उस समय जो है उन्होंने देखा तक नहीं कि कौन उन्हें देखने आया। वो लोगों को जो है वो उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, को नजरअंदाज कर रहे थे। उन्होंने ऐसा क्यों समझ लिया था, उनको ऐसा क्यों लगा था? तो इसका उत्तर है, सींगों ने लेखक और अन्य लोगों को पेड़ पौधे और खरपात से भी बदतर समझ लिया था, क्योंकि उनकी नजर में वह एकदम तुच्छ थे, इसलिए उनको नजरअंदाज कर दिया था। क्योंकि वो उनकी नजर में बिल्कुल तुच्छ थे, बेकार थे, हीन थे, इसलिए जो है वो बेकार थे, इसलिए उनको नजरअंदाज कर दिया था। ठीक है, मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग ही हैं। पाठ में से इस कथन के समर्थन में कौन से तर्क दिए गए हैं कि मॉरिशस जो है उसकी असली ताकत भारतीय लोग ही हैं? एक तो वहाँ पे भारत के त्योहार मनाए जाते हैं, उसके अलावा वहाँ पर शिवालय हैं, ये सब हमने पढ़ा था। वहाँ पे मॉरिशस में गन्ने की खेती है, चीनी उत्पादन है, उसमें भारतीयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था समृद्ध हुई है। ठीक है, तो असली ताकत जो है वो वहाँ की कौन है? वो मॉरिशस के असली ताकत भारतीय लोग हैं। क्यों? क्योंकि ताकत का यहाँ पर अर्थ है अर्थव्यवस्था से, कि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो किसकी वजह से चल रही है? मॉरिशस में गन्ने की खेती, चीनी के उत्पादन, जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी लगी हैं, तो भारतीयों की भूमिका की वजह से ही, भारतीयों की वजह से ही है वहाँ पर। तो इसी वजह से मॉरिशस जो है उसकी असली ताकत भारतीय लोग हैं। ठीक है, दूसरा आपको ये भी पता है वहाँ पे जो त्योहार मनाते हैं और जो वहाँ के जो जगहों के नाम है वो सब भारत से रिलेटेड ही हैं। उस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। भारत से गए लोगों ने मॉरिशस को हिंदुस्तान जैसे कैसे बना दिया है? मॉरिशस में हिंदू मंदिर, रामायण का पाठ, शिवरात्रि जैसे त्योहारों को मनाने की परंपरा स्थापित की गई। वहाँ के गांव और गलियों के नाम भारतीय शहरों के नाम पर रखे गए। तो जिस द्वीप में वो रहने लगे, जिस आइलैंड पे वो रहने लगे, उसी को उन्होंने एक छोटा सा हिंदुस्तान लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बना दिया। ठीक है, मतलब यहाँ मॉरिशस की बात हो रही है। तो वो कैसे बना दिया? अब वहाँ के जो मंदिर थे, हिंदू मंदिर थे, वहाँ उनको वहाँ पे रामायण का पाठ होता था, वहाँ पे शिवरात्रि जैसे त्योहार मनाए जाते थे, सारी परंपराएं, भारतीय परंपराएं भी वहाँ पर बहुत प्रचलित थी। वहाँ के गांव और गलियों के जो नाम थे वो भारतीय शहरों के नाम पर रखे गए। तो इस प्रकार से उस छोटे से द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिलकर करें मिलान। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यों से कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट
पुस्तकालय या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो देखिए पाठ में यहाँ पर हमें स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया हुआ है। स्तंभ 1 में शब्द दिए हैं और स्तंभ 2 में उससे संबंधित वाक्य दिए गए हैं। तो हमें इनको मिलाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिए ना। सबसे पहला क्या है, अफ्रीका। तो अफ्रीका को हम किससे मिलाएंगे? देखिए नंबर 1, यह एशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नैरोबी, नैरोबी मैंने आपको बताया था कि ये अफ्रीका महाद्वीप के एक देश केन्या की राजधानी है। रक्तचाप, रक्तचाप क्या होता है? ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो रक्त वाहिनियों अर्थात नसों से बहते रक्त द्वारा उनकी दीवारों पर डाले गए दबाव का एक नाम है। उसके बाद BOAC, ये भी मैंने आपको बताया था कि यह ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन नाम का छोटा रूप है। यह एक बहुत पुरानी विदेशी विमान कंपनी है, BOAC। ठीक है, ये मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था उस समय भी आपको समझाया था कि इसका फुल फॉर्म क्या है। भूमध्य रेखा, ये भी बताया था, इक्वेटर। भूमध्य रेखा क्या होती है? यह पृथ्वी के चारों ओर एक काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, उत्तरी और दक्षिणी भाग। उत्तरी यानी कि नॉर्थ और दक्षिणी यानी कि साउथ। देशांतर रेखा भी आपको बताई थी कि देशांतर रेखा कौन सी होती है? ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब उत्तर और दक्षिण को मिलाती हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। उसके बाद तुलसीदास, यह श्री राम के जीवन पर आधारित अमर ग्रंथ रामचरितमानस लिखने वाले कवि का नाम है। फिर है क्रेयोल, ये दो भाषाओं के मिलने से बनी गई है भाषा, नई भाषा का नाम है क्रेयोल। कांवर, आखिरी हमारा, यह बांस का एक मजबूत डंडा होता है जिसपे कावड़ या बैंगिनी भी कहा जाता है, जिसके दोनों सिरों पर बंधी हुई दो टोकरियां या छीकों में यात्री गंगा जल या फिर अन्य वस्तुएं भरकर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यात्रा वृतांत की रचना। इतने में कोई मील भर की दूरी पर हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा। अब दो जवान सिंह उठे और दो और की को चल दिए। एक तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह बैठ गया, लेकिन दूसरा घास के बीच छिपता हुआ मोर्चे पर आगे बढ़ने लगा। इन वाक्यों को पढ़ के ऐसा लगता है मानो हम लेखक की आंखों से स्वयं वह दृश्य देख रहे हैं, मानो हम स्वयं ही उस स्थान की यात्रा कर रहे हैं जहां का वर्णन लेखक ने किया। यह एक यात्रा वृतांत की महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि आप इस यात्रा वृतांत को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी विशेषताएं पता चलेंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और उसकी रचना पर ध्यान दीजिए। आपको जो विशेष बातें दिखाई दें उन्हें आप आपस में साझा कीजिए और लिख लीजिए। जैसे लेखक ने बताया कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे और कब पहुंचा। तो यात्रा वृतांत की रचना का अर्थ है कि जो आपने ये जो पाठ पढ़ा है, जब हम पाठ को जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे तो हमें ये फील हो रहा था, हमें ये लगता था कि जो लेखक ने जो लिखा है, हम वो लगता था हम जैसे हम वो आंखों देखा है हमारी, हमने उसको देखा है, हमने फील किया है और हमने उस यात्रा पर, हम भी उस यात्रा पे मानो उस स्थान पर गए हैं। ठीक है, तो पाठ को दोबारा पढ़कर हमें उसकी कुछ विशेषताएं लिखनी है कि पाठ की और क्या विशेषताएं हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैंने कहा दृश्य वर्णन। ठीक है, लेखक ने दृश्य का सजीव वर्णन किया है, जो भी वर्णन किया है वो बिल्कुल स्पष्ट और सजीव है। ठीक है, तो आप एक पॉइंट ये लिख सकते हो कि दृश्य वर्णन जो उसने जो वर्णन किया है वो बिल्कुल सजीव है और बिल्कुल स्पष्ट है, मतलब हमें लगता है कि हम वो खुद ही दृश्य हमारी आंखों के सामने जो है वो आ जाता है। अगला गतिशीलता, लेखक ने हिरणों और सींगों की गतिविधियों का सीधा वर्णन किया है। तो लेखक ने हिरणों और सींगों के बारे में जब बताया तो वो भी एक एक्टिविटी के तौर पे बताया, जो हम मतलब हमें लगता है जब हमारे सामने बिल्कुल वो सीन आ जाता है कि किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह से वो छिपे, घास में छिप गए। तो ये सब कुछ हमारे सामने बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट और सीधा वर्णन है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स मैंने इसमें लिखे। आप और भी पॉइंट्स जो है वो ढूंढकर इसके अंदर लिख सकते हैं कि पाठ की और विशेषताएं आपको क्या लगी। आपने इस प्रश्न में वो लिखना है। ठीक है,
तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। मॉरिशस वह देश है जहां बनारस भी है, गोकुल भी है और ब्रह्मस्थान भी। मॉरिशस में लोगों ने गली मोहल्ले के नाम इस तरह के क्यों रखे होंगे? तो आपको पता है, आपने जब पाठ पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि मॉरिशस जो है ऐसा देश है जहाँ पे बनारस भी है, गोकुल भी है, ब्रह्मस्थान भी है। तो लोगों ने, वहाँ के लोगों ने गली मोहल्लों के नाम इस तरह के क्यों रखे होंगे? मॉरिशस के गली मोहल्ले के नाम भारतीय शहरों पर इससे गए हैं क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और भारतीय संस्कृति को अपनाते हैं। तो वहाँ के लोग जो है ना, वो काफी जो लोग हैं, काफी संख्या में वहाँ पर भारतीय रहते हैं, तो वो अपनी संस्कृति को ही अपनाते हैं। कोई 7-8 सींग लेटे या सोए हुए थे और उन्हें घेरकर 8-10 मोटरें खड़ी थी। आपने पढ़ा कि केन्या का राष्ट्रीय पार्क पर्यटकों से भरा रहता है। पर्यटक कौन होते हैं? टूरिस्ट। जंगली जानवरों को घेरे रहते हैं। क्या इसका उन पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ता होगा? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। राष्ट्रीय पार्क के बंदरों सींगों का व्यवहार भी बदल गया है। ठीक है, आपने जब पाठ पढ़ा था तो उसमें ये साफ साफ लिखा था कि वहां पर कुछ सींग लेटे हुए थे और उनके आसपास कुछ 8-10 मोटरें खड़ी थी। तो क्या जो पर्यटक जो जंगली जानवरों को घेर लेते हैं, जंगली जानवर जो है, पर्यटक जो है वो वहां आते हैं उनको देखने के लिए, तो क्या इनका पशुओं पर कोई प्रभाव पड़ता है? ये बताना है। तो जानवर अपने प्राकृतिक व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं। देखो, जैसे कि बंदर भोजन की उम्मीद करते हैं, जब उनको घेर लिया जाता है तो बंदर क्या करते हैं? उम्मीद ये करते हैं कि उनको भोजन मिलेगा, कोई फल दे देंगे खाने के लिए। और सींग जो है वो इंसानों की उपस्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनको उनसे कोई डर नहीं है, इसलिए वो इंसानों को देखते ही नहीं है। तो इस तरह का प्रभाव पशुओं पर पड़ता है। पशु जो है वो बंदर जैसे जो जीव हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमें भोजन मिल जाए, और सींग जैसे जो हैं वो किसी को देखते ही नहीं है। इंसानों को उसकी उनकी उपस्थिति भी जो है, प्रेजेंस भी है, तो उनको भी वो नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस तरह का प्रभाव जो है वो पशुओं पर पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिरणों का एक झुंड दिखाई पड़ा जिनके बीच एक जिराफ बिल्कुल बेवकूफ की तरह खड़ा था। सींगों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा? तो अब हिरणों के बीच में आपने पढ़ा था, जो हिरणों का जो झुंड था उसके बीच में एक जिराफ बेवकूफ की तरह खड़ा हुआ था। तो सींगों के आसपास होने के बाद भी जिराफ क्यों खड़ा रहा होगा? इसका उत्तर क्या होगा? आमतौर पर सींग जिराफ पर हमला नहीं करते और जिराफ का आकार बड़ा होता है, इसलिए वह सहज था। क्योंकि जिराफ जो है, सींग जो होते हैं ना शेर, वो जिराफों पर कभी हमला नहीं करते, तो इसलिए जिराफ जो है वो वहीं पर सहज खड़ा हुआ था, वहां से हिला नहीं। मॉरिशस के मध्य में एक झील है जिसका संबंध हिंदुओं ने परियों से बिठा दिया है और उस झील का नाम अब परी तालाब हो गया है। उस झील का नाम परी तालाब क्यों पड़ा होगा? तो आपको पता है मॉरिशस के मध्य में एक झील, मैंने आपको पढ़ाया था पाठ में भी, कि मध्य में एक झील है जो हिंदुओं ने क्या किया, परियों की कहानी सुनाकर किसी तरह से उसका नाम परी तालाब रख दिया। तो हमें ये बताना है कि उसका नाम परी तालाब क्यों रख दिया होगा। ये हमने पार्ट जब पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था कि परी तालाब उन्होंने रख दिया होगा नाम। कभी हम कहीं की किसी भी जगह की कहानी सुनते हैं तो हमारी इमेजिनेशन में वो चीज आती रहती है ना, तो ये इसी तरह से कोई तालाब को उन्होंने परी से रिलेट करके उसका नाम परी तालाब रख दिया। तो इसका उत्तर है, कुछ हिंदू ने इस झील को परियों से जोड़कर इसे एक धार्मिक स्थल के रूप में देखा, इसी वजह से इसका नाम परी तालाब पड़ गया। तो जो वहाँ के जो वहाँ पे हिंदू रहते हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस झील को परियों से जोड़ दिया और उसको एक धार्मिक स्थल बना दिया जहाँ पे पाठ पूजा की जा सके। तो इसी वजह से उस तालाब का नाम उन्होंने वहां पर परी तालाब बना दिया, मतलब उसको, उस झील को परियों से जोड़ दिया, परियों की किसी कहानी से जोड़ दिया उस तालाब को, तो इसी वजह से उसका नाम जो है वो परी तालाब बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 50 साल पहले परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब कर दिया है। मॉरिशस के लोगों ने यह नाम क्यों रखा होगा? अब कुछ 50 साल, लगभग 50 साल पहले, बहुत पहले की बात है, वहां परी तालाब नाम था,
बट 50 साल कुछ हो गए वहां पर उसका नाम गंगा तालाब रख दिया। ऐसा वहां के लोगों ने क्यों किया होगा, क्या आपको पता है? ऐसा हो सकता है इसलिए किया हो क्योंकि गंगा को जो है, आप लोगों को पता है कि हम हिंदू लोग जो है वो गंगा को बहुत ही पवित्र मानते हैं, बहुत ही पवित्र नदी है गंगा। तो इसीलिए हो सकता है उन्होंने जो है वो उसका नाम बदल के रख दिया हो। तो मॉरिशस के लोगों ने परी तालाब का नाम बदलकर गंगा तालाब इसलिए रखा होगा क्योंकि वह गंगा को एक पवित्र नदी मानते हैं, इसलिए तालाब को गंगा तालाब के नाम दिया होगा और इसे पवित्रता और आस्था से जोड़ा गया होगा। ठीक है, क्योंकि गंगा एक बहुत ही पवित्र नदी है, तो वहाँ के लोग जो है वो भारत की संस्कृति वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत प्रचलित है, इसीलिए उन्होंने जो है परी तालाब का नाम क्या कर दिया, गंगा तालाब कर दिया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शब्दों की बात, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं, इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, पुस्तकालय और शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर हिरणों ने ताड़ लिया कि उन पर सिंहों की नजर पड़ रही है, अतएव वे चरना भूलकर चौकन्ने हो उठे। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन वाक्यों में ये शब्द किनके लिए उपयोग किए गए हैं? ये शब्द हिरणों के लिए प्रयोग किए गए हैं। आप जानते हैं कि हिरण यहाँ एक संज्ञा शब्द है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर उपयोग लाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। तो ये तो आपको मालूम है संज्ञा शब्द कौन से होते हैं। किसी भी जगह का जो है किसी का नाम हो गया, नाम वाले शब्द जो होते हैं वो संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें इस पंक्ति में जो शब्द दिए जैसे उन है, वे है, ये शब्द जो है ना ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा रहे हैं। मतलब हम बार बार हिरन 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 बोलते रहेंगे तो वो थोड़ा सा बहुत बोरिंग सा हो जाता है और इंटरेस्टिंग भी नहीं लगता, डल लगता है बहुत ज्यादा कोई भी वाक्य। तो वाक्य को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो उन शब्द है, वे शब्द है, ये क्या है, ये सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम शब्द होते क्या है, जो संज्ञा के जगह जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है, ठीक है, तो ये सर्वनाम जो नाम वाले शब्दों की जगह प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे हिरणों के लिए उन शब्द और वे शब्द का प्रयोग किया हुआ है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को पहचानिए और उनके नीचे रेखा लगाइए। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, तो अब हमें क्या करना है, हमें इनमें सर्वनाम शब्द पहचानने हैं और ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में सर्वनाम की जगह संज्ञा शब्द लगाने हैं। हाँ, बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन उन्हें भी पहननी पड़ती है। देखो यहाँ पे उन्हें शब्द जो है ना, उन्हें शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है और किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, बच्चों के लिए। ठीक है, भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभन को ठुकरा दिया, वे अपने धर्म पर डटे रहे। तो वे शब्द जो है सर्वनाम शब्द है, वे कौन, भारतीय। और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें भेज दिया, उन्हें किन्हें, उन्हें शब्द सर्वनाम शब्द है, उन्हें किन्हें, भारतीयों को, उस द्वीप का उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो उन्होंने, भारतीयों ने छोटा सा हिंदुस्तान जो भारतीयों के लिए प्रयोग किया गया है उन्होंने। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो पहला है यहाँ पर उन्हें शब्द, आपको बताया यहाँ पे उन्हें शब्द है, उन्हें शब्द दिया है ना यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर उन्हें शब्द की जगह हम प्रयोग करेंगे किसका, यहाँ पे उन्हें शब्द सर्वनाम है और ये किसकी जगह प्रयोग किया गया, बच्चों की जगह। तो बच्चों को, ठीक है, बच्चों की जगह हम प्रयोग कर रहे हैं कि उस दिन बच्चों को भी पहननी पड़ती है। भारतीयों ने अत्याचार तो सहे लेकिन प्रलोभन ठुकरा दिए। वे अपने धर्म, वे शब्द जो देखो यहाँ वे शब्द दिया ना, वे शब्द जो है वो क्या है, वो सर्वनाम है और वो किसके लिए प्रयोग किया गया, भारतीयों के लिए। तो भारतीय अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने उन्हें
उन्हें यहाँ पर क्या है, भारतीयों को भेज दिया। उस द्वीप को उन्होंने भी अगेन यहाँ पर सर्वनाम है, छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो उन्होंने क्या है यहाँ पे सर्वनाम, उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया गया है, भारतीयों के लिए। भारतीयों ने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि हाँ ये सर्वनाम शब्दों का प्रयोग है और किसके लिए है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। उन्हें किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं हम, बच्चों के लिए, वे भारतीयों के लिए, उन्हें भारतीयों को के लिए, उन्होंने भारतीयों ने के लिए। तो हम जब दोबारा से इसको लिखेंगे ना, सर्वनाम की जगह जब संज्ञा शब्द लगाकर लिखेंगे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे आपको ये समझ आ गया कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हाँ बच्चे हाफ पैंट पहन सकते हैं, लेकिन गांधी टोपी उस दिन बच्चों को भी पहननी पड़ती है। भारतीयों ने अत्याचार तो सहे, लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। भारतीय अपने धर्म पर डटे रहे और जिस द्वीप में भगवान ने भारतीयों को भेज दिया, उस द्वीप को भारतीयों ने छोटा सा हिंदुस्तान बना डाला। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बोलते अथवा उसे समझ लेते हैं, यहाँ तक कि भारतीयों के पड़ोस में रहने वाले चीनी भी भोजपुरी को बखूबी समझ लेते हैं। भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी मतलब जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में लगभग सभी व्यक्ति एक से अधिक भाषा बोल और समझ लेते हैं। आप कौन कौन सी भाषा बोल सकते हो, आपके मित्र कौन कौन सी भाषाएं बोल समझ सकते हैं। ठीक है, इसे आपने तालिका में लिखना है। ठीक है, कि भारत आपको मालूम है बहुभाषी देश है, मतलब बहुत भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पे, और लोग जो है वो एक से ज्यादा भाषा को समझ भी लेते हैं और बोल भी लेते हैं। तो अब आपको जो तालिका दी है आपको इसको फिल करना है। देखो, क्रम संख्या, यहाँ पे सीरियल नंबर, मैं जिन भाषाओं को बोल समझ लेता हूँ या लेती हूँ, या मेरे मित्र जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं, मेरे परिजन जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं। ठीक है, वो लिखना है आपने। देखिए यहाँ सीरियल नंबर 1, तो यहाँ मैंने लिखा है मैं किन भाषाओं को बोल समझ लेती हूँ, हिंदी, मेरे मित्र जिनको समझ लेते हैं हिंदी और बोल लेते हैं, और मेरे परिजन हिंदी। ठीक है, नंबर 2 पे देखो, अंग्रेजी, मैं जिन भाषाओं को बोल समझ लेती हूँ, हिंदी के बाद अंग्रेजी, फिर मेरे मित्र जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं, अंग्रेजी, और मेरे परिजन जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं, यहाँ पर अंग्रेजी है। ठीक है, अगला देखो, अब मैं जिन भाषाओं को बोल समझ लेती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत बोल भी लेती हूँ और समझ भी लेती हूँ, पंजाबी, मेरे मित्र समझ लेते हैं और बोल लेते हैं, वो भी पंजाबी, और मेरे परिजन जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं वो भी पंजाबी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने आप से भी भर सकते हो इसको। कुल संख्या कितनी है, जिन भाषाओं को मैं बोल समझ लेती हूँ 3, और जिन भाषाओं को मेरे मित्र बोल समझ लेते हैं 3, और मेरे परिजन जिन भाषाओं को बोल समझ लेते हैं वो भी 3। ठीक है, यहाँ पे नीचे संकेत भी दिया हुआ है आपको कि इस तालिका को पूरा करने के लिए आपको अपने मित्रों और परिजनों से पूछताछ करनी होगी। पहले भाषाओं के नाम लिखने हैं, बाद में उन नामों को गिनकर उनकी कुल संख्या लिखनी है। तो इसी प्रकार से आपने इसको करना है। इसमें आप और भी भाषाएं लिख सकते हो, हरियाणवी लिख सकते हो अगर आप समझ लेते हो, बोल सकते हो तो, और भोजपुरी लिख सकते हो, जो भी भाषा आपको समझ में आती है। कईयों को फ्रेंच भाषा भी बोलनी आती है, संस्कृत बोलने आती है, तो आप वो सब भी इसके अंदर आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये तालिका जो है वो भरनी है। अपने मित्रों परिजनों से बात करने के बाद, पूछताछ करने के बाद आपने इसको भरना है। अगला प्रश्न, प्रशंसा या सराहना विभिन्न प्रकार से। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है। इस पाठ में लेखक ने मॉरिशस की सराहना में यह वाक्य लिखा है। सराहना करने के लिए दिनकर ने द्वीप की तुलना मोती और तारे से की है। ठीक है, यहाँ पर क्या सराहना क्या होती है, तारीफ करना। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है, तो हिंद महासागर इंडियन ओशन का मोती कौन सा द्वीप है, कौन सा आइलैंड है, ये मॉरिशस की बात कर रहे हैं। भारत समुद्र का सबसे खूबसूरत सितारा है,
और भारत समुद्र का ये सबसे खूबसूरत सितारा है। कौन? ये द्वीप। कौन सा द्वीप? मॉरिशस। इस पाठ में लेखक ने, अब मॉरिशस की तारीफ करने के लिए दिनकर जी ने यहाँ पर द्वीप की, आइलैंड की या मॉरिशस की तुलना मोती की और तारे से की है। किसी की सराहना अनेक प्रकार से की जा सकती है। आप आगे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। पहले नाम लिखिए, फिर इनकी प्रशंसा में एक एक वाक्य लिखिए। शर्त यह है कि प्रत्येक बार अलग तरह से प्रशंसा करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, जो तालिका दी है सबसे पहले तो आपने नाम लिखना है, किसकी बात आप कर रहे हो। उसके बाद आपने उनकी प्रशंसा में, तारीफ में एक वाक्य लिखना है, और शर्त यह है कि हर बार जब आप वाक्य लिखो तो प्रशंसा अलग अलग तरीके से करनी है, तारीफ करनी है। चलिए आइए देखते हैं। सराहना की तालिका। स्वयं, स्वयं का यहाँ पे नाम लिख दीजिए। मैंने इमेजिनरी नाम लिखा है यहाँ पे, रमा। ठीक है। प्रशंसा या सराहना का वाक्य, अब उसके ऊपर आपने एक वाक्य भी लिखना है प्रशंसा करने का। मैं खाना बनाने में निपुण हूँ। ठीक है, तो ये प्रशंसा का वाक्य हो गया। अगला क्या है? परिजन। तो परिजन में हम किसी का नाम भर सकते हैं, जो हमारे परिजन है, श्री राम प्रसाद, और इसी से हमें उनकी सराहना पे एक वाक्य भी बनाना है। से परिजन में जैसे मेरे पिताजी का, सपोज आपने जैसे अपने पिताजी का नाम भरा है, तो मेरे पिताजी क्रिकेट में चैंपियन है। फिर शिक्षक का अपने नाम भरना है यहाँ पे, जैसे मैंने दिया श्रीमती गीता। ठीक है, तो शिक्षक पे लिखना है, मेरे शिक्षक ज्ञान का सागर है। फिर मित्र का नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ लिखा है टिया। तो टिया को बैडमिंटन में कोई नहीं हरा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है पशु में कुत्ता। कुत्ता बहुत ही वफादार जानवर है। स्थान, पंजाब। पंजाब के छोले भटूरे का जवाब नहीं। ठीक है, तो हमने सराहना करनी है, पर हर बार अलग तरीके से करनी है। सब्जी, अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया गाजर। ठीक है, तो गाजर का हम लिखेंगे, गाजर आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट जो में दिया हुआ है वो क्या है? पेड़। पेड़ का हमने नाम लिखा पीपल, और यहाँ लिखा है पीपल का पेड़ छायादार होता है। तो इस प्रकार से प्रशंसा या सराहना का वाक्य भी हमें साथ ही में बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सराहना की तालिका को हम पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ जो जो हमें दिया है उसका हमें यह नाम आगे लिखना है, और नाम के साथ हमें एक प्रशंसा या सराहना का वाक्य भी बनाकर पूरा करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पत्र। यहाँ दिनकर का लिखा एक पत्र दिया जा रहा है, इसे पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पत्र पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने समूह में मिलकर खोजिए। देखिए यहाँ जो पत्र दिया है, नई दिल्ली जगह का नाम दिया है, फिर यहाँ पर हमें तिथि दे रखी है 8, यहाँ पर दी हुई है 8767, ये हमें यहाँ पे तिथि दे रखी है। मान्यवर चतुर्वेदी जी, किसको लिख रहे हैं ये? चतुर्वेदी जी को। ठीक है, आपका कृपा पत्र मिला। मेरा स्वास्थ्य इधर बहुत गिर गया है और संयम के बावजूद तेजी से सुधर नहीं रहा है। मेरा चित्त अभी भी दबा हुआ है। ऐसी अवस्था में मैंने 2 सप्ताह के लिए मॉरिशस जाना स्वीकार कर लिया। 15 जुलाई को प्रस्थान करना है, लौटना शायद 5 अगस्त तक हो। आपके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आपका दिनकर, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली। ठीक है, तो ये पत्र है जो दिनकर जी ने लिखा है, किसको? चतुर्वेदी जी को। पत्र किसने लिखा है? ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? दिनकर जी ने। पत्र किसे लिखा गया है? तो ये आपको भी बताया मैंने, किसको लिखा गया है? चतुर्वेदी जी को। पत्र की तिथि को किस तिथि पे लिखा गया है? किस तिथि को लिखा गया है? 8767 यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद पत्र किस स्थान से लिखा गया है? आपको पता चल रहा है यहाँ स्थान क्या है? सफदरजंग लेन, नई दिल्ली। पत्र पाने वाले के नाम से पहले किस शब्द का प्रयोग किया है? देखो पत्र किसको मिलेगा? चतुर्वेदी जी को। उनके नाम से पहले किसका प्रयोग, कौन सा शब्द का प्रयोग है? यहाँ पर देखो ये शब्द दिया ना हमें, ये कौन सा शब्द है? मान्यवर। तो ये आएगा मान्यवर। पत्र लेखक ने
अपने नाम से पहले अपने लिए क्या शब्द लिखा है। देखो यहाँ जो है वो दिनकर जी ने अपने नाम से पहले क्या शब्द लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने, आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न, उलझन सुलझाओ। जहाज नैरोबी से 4 बजे को उड़ा और 5 घंटे के निरंतर उड़ान के बाद जब वह मॉरिशस पहुंचा तब रात के 10 बज चुके थे। जहाज नैरोबी से 4 बजे उड़ा तो उसे 5 घंटे की उड़ान के बाद 9 बजे मॉरिशस पहुंचना चाहिए था, लेकिन वह पहुंचा लगभग 10 बजे। क्यों? आप इसका कारण पता करने के लिए अपने शिक्षकों या इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। तो ये आपको पाठ पढ़ते वक्त भी समझाया था कि जहाज नैरोबी से 4 बजे उड़ा शाम के और 5 घंटे लगे, तो 9 बजने चाहिए पर वो 10 बजे पहुंचा। क्यों? क्योंकि टाइम जोन का जो है वो 1 घंटे के टाइम जोन का फर्क है, इसीलिए जो है वो 1 घंटा जो है वो ज्यादा बता रहे हैं। समय क्षेत्र के अंतर के कारण, समय क्षेत्र क्या होता है, टाइम जोन, यह देरी हुई है। नैरोबी और मॉरिशस के बीच का समय का अंतर लगभग 1 घंटे का है। तो नैरोबी और मॉरिशस में जो डिफरेंस है ना, अंतर है टाइम क्षेत्र का, जो डिफरेंस है टाइम जोन का, वो 1 घंटे का है, तो इसी वजह से ये अंतर हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे 2 घड़ियों के चित्र दिए गए हैं। एक घड़ी भारत के समय को दिखा रही है, दूसरी घड़ी हमें दिखा रही है कि उसी समय मॉरिशस में कितने घंटे और मिनट हुए होंगे। इन घड़ियों के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ हमें 2 घड़ियां दी हैं, एक में भारत के बारे में है, भारत की घड़ी है, और एक जो वो दी है वो कौन सी है, मॉरिशस की। ठीक है, भारत में क्या समय हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पे 5:20। ठीक है, और वही हम मॉरिशस की बात करें, मॉरिशस में क्या समय हुआ है, तो 3:50। मॉरिशस और भारत के समय में कितने घंटे और मिनट का अंतर है। अब यहाँ हमें डिफरेंस देखना है कितने घंटे का है। ठीक है, ये है 3:50 और ये है 5:20, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा 30 मिनट। सूर्योदय भारत में पहले होगा या मॉरिशस में। अब सूर्योदय पहले कहाँ होगा, क्योंकि देखो मॉरिशस का टाइम तो पीछे है, तो ये टाइम आगे है, भारत आगे है, तो सूर्योदय कहाँ पर होगा पहले, ऑब्वियसली भारत में होगा। जिस समय भारत में दोपहर के 12 बजे होंगे तो मॉरिशस की घड़ियों में कितना समय दिखा रही होगी, ये भारत और मॉरिशस के बीच का है। ठीक है, वो नैरोबी और मॉरिशस के बीच का था, वो 1 घंटे का था, भारत और मॉरिशस के बीच में 1.5 घंटे का गैप है। ठीक है, अगर भारत में यहाँ दोपहर के 12 बजे तो वहां पर जो है वो दोपहर के 1:30 बजे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आज की पहेली, ये आखिरी प्रश्न है। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, आपको पता करना है इसका अर्थ क्या है। देखिए, येला मालत येला घोलश। ठीक है, अब यहाँ पर संकेत देखो क्या दिया है, जहां पर भी कह रहे हैं अगर ख है तो हमें जो ख है उसको हमें क्या करना है, ख से पहले वाला वर्ण लेना है। ठीक है, जैसे क लेना है यहाँ पर। ठीक है, और अगर जैसे ग आ जाता है तो ग को हम ख मानेंगे। ठीक है, घ आ जाता है तो घ को हम ग मानेंगे। तो इस प्रकार से हमें एक पहले का लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ दिया है येला, येला का अर्थ क्या है, मेरा, सिंपल है, मेरा। तो यहाँ भी येला दिया है तो उसका अर्थ भी मेला होगा। ठीक है, यहाँ पे येला का अर्थ हो गया मेरा, यहाँ भी येला का अर्थ हो गया मेरा। अब देखो ये दिया है जो हमें, माँ लत, म से पहले हमारे जो हिंदी के व्यंजन है, 33 व्यंजन है, उसमें म से पहले क्या आता है, भ। ठीक है, भ आता है ना, तो म से पहले का हम लेंगे तो हम यहाँ लेंगे, इसको हम बना देंगे भा। ल को आप यहाँ देखो, ये ल में ल को क्या लिया हुआ है, र, तो भा र। और थ से पहले क्या आता है, हमारे जब हम व्यंजन बोलते हैं थ से पहले का कौन सा व्यंजन है, त, तो ये शब्द बन जाएगा भारत। येला, अब येला तो आपको पता है यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, वो क्या है, मेरा। ठीक है, अब है घोलश,
तो घ से पहले क्या आता है? ग। ग आता है ना, तो हम इसे लेंगे गौ। और ल से पहले क्या आता है व्यंजनों में? र। और श से पहले क्या आता है? व। तो ये क्या शब्द बनेगा? गौरव। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मेरा भारत, मेरा गौरव। तो इस प्रकार से इस पहेली को हम जो है वो आसानी से हम इसको सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ आपको समझ आ गया ना, किस तरह से हमें ढूंढना है। ठीक है, मेरा भारत, मेरा गौरव। तो ये था हमारा आखिरी प्रश्न। आज के लिए इतना ही। यहाँ हमारे प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपने भाग 1 और भाग 2 व्याख्या इस पाठ की नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियोस भी जाकर देखिए। ठीक है, अब मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक गुड केयर, गुड बाय।